गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल एंड टुडेस टॉपिक इज अडेप्टिव रेजोनेंस थ्योरी। इसको अपन एआरटी भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, अभी प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा। सो इट इज अ टाइप ऑफ द न्यूरल नेटवर्क टेक्निक्स डेवलप्ड बाय द स्टेफन एंड गेल। ये गेल, क्रिस गेल नहीं है आपका आईपीएल वाला, ये अलग गेल है, ठीक है। इन 1987 में इन्होंने बनाया, किसने? स्टेफन एंड गेल ने। सो बेसिक एआरटी यूजेज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। तो एआरटी जो आपका है बेसिकली क्या यूज कर रहा है इस टेक्निक्स में? यूज करता है ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स आपकी। अब यहाँ पे एआरटी क्या है? अडेप्टिव रेजोनेंस। तो ये दोनों टर्म क्या थे? ये मीनिंग इसका यहाँ पर ये है कि ये नई लर्निंग करने के लिए रेडी है विदाउट डिस्कार्डिंग द प्रीवियस एंड ओल्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि ये लर्निंग कर रही है कंटिन्यूसली। यहाँ पर जैसे कि एनवायरनमेंट से इसने कुछ सीखा तो उसको भी ये यूज करके फर्दर खुद को ऑटोमेटिकली डेवलप कर रही है इटसेल्फ। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है कि एआरटी नेटवर्क्स आर नोन टू सोल्व द स्टेबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी डायलेमा। तो स्टेबिलिटी प्लास्टिसिटी डायलेमा क्या है? स्टेबिलिटी मीन्स द नेचर ऑफ मेमोराइजिंग लर्निंग को मेमोराइज करने का एक तरह से नेचर है। प्लास्टिसिटी मीन्स द फ्लेक्सिबल टू गेन द न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फ्लेक्सिबल है वो। तो स्टेबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी डायलेमा एआरटी नेटवर्क में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ द एआरटी नेटवर्क्स इंप्लीमेंट ए क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ओके, सो एआरटी के 3 फेज होते हैं नॉर्मली। पहला है रिकॉग्नाइजिंग फेज। यहाँ पे आप जैसे रैंडम वेरिएबल्स यूज करते हो या फिर कोई भी आप क्लस्टरिंग यूज कर रहे हो लाइक, तो उसको पहले सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करेगा, देन वहाँ पे आगे जाएगा तो वहाँ पर कंपैरिजन चलेगा कि विच वन इज़ बेटर। देन फाइनली अगर वो सक्सेस हो गया तो यस, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो दोबारा उसको रिकॉल के लिए जाया जाता है, तो वो होता है आपका सर्चिंग फेज। तो इस तरह से तीनों फेज वर्क करते हैं। अब एआरटी का टाइप होता है टाइप 1। तो एआरटी के टाइप 1 का मीनिंग यहाँ पे ये है कि इट इज़ द टाइप ऑफ द एआरटी विच इज डिजाइन टू क्लस्टर बाइनरी वेक्टर्स, यानी कि क्लस्टर बाइनरी वेक्टर्स के लिए एआरटी 1 को यूज किया जा रहा है। नॉर्मली अपन ऐसा कह सकते हैं। आर्किटेक्चर की बात करूँ एआरटी की, तो यहाँ पर 2 यूनिट कंसिस्ट होती है। पहली है कंप्यूटेशनल यूनिट, जिसके अंदर फर्दर अपन जाते हैं तो वो निकलती है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट भी 2 चीज़ों से बनती है, दैट इज F1A लेयर इन इनपुट पोर्शन, ये पहली है। दूसरी है F2B। F1A लेयर इनपुट पोर्शन क्या होता है? देयर वुड बी अ नंबर प्रोसेसिंग इन दिस पोर्शन रादर देन हैविंग द इनपुट वेक्टर्स ओनली, और देन आगे जाके कनेक्ट होती है F2B से। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसिंग होगी उस पर्टिकुलर पोर्शन में, ना कि इनपुट वेक्टर्स की केवल, तो सबकी होगी, एक तरह से कह सकते हो आप, सबकी प्रोसेसिंग। सेकंड आपका इसी में इनपुट यूनिट में F1B लेयर इंटरफेस पोर्शन। सो दिस पोर्शन कंबाइंस द सिग्नल फ्रॉम द इनपुट पोर्शन विद द डेट ऑफ द F2 लेयर। जो आपके F2 लेयर की ओर जाता है, सिंबल कंबाइन करता है सिग्नल्स। कहाँ से करता है कंबाइन? आपके इनपुट पोर्शन से। F2 लेयर को कुछ भी नहीं, क्लस्टर लेयर ही बोलते हैं। क्लस्टर लेयर क्या है? इट इज ए कॉम्पिटेटिव लेयर। The unit having the largest net input is selected to learn the input patterns and the activation of all the other cluster unit are set to the 0. एक थर्ड वन इसमें ही आता है, रेस्ट मैकेनिज्म। रेस्ट मैकेनिज्म का मेन टारगेट ये है कि एक तरह से सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड होती है। सिमिलैरिटी किन चीज़ों के बीच में? ये हो आपकी हो गई टॉप डाउन वेट एंड इनपुट वेक्टर में। हाउ इफ द डिग्री ऑफ दिस सिमिलैरिटी इज लेस देन विजिलेंस, then the cluster is not allowed to learn the pattern and rest would happen। और बाकी आपका होगा जो होगा, तो यहाँ पर ये अलाउ नहीं करेगा पैटर्न के लिए, तो यहाँ पर रेस्ट मैकेनिज्म ऐसे वर्क करती है। तो ये थे हमारे कंप्यूटेशनल यूनिट। सेकंड यूनिट अपन की बन के आती है, वो है सप्लीमेंट यूनिट। तो आप देखो इस रेस्ट मैकेनिज्म में कुछ इश्यूज है ड्यू टू द आपका डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज एंड वर्जिलेंस के कारण। तो यहाँ पर क्या होता है, G1 और G2 2 सप्लीमेंट यूनिट ऐड कर दी जाती है। किसके साथ? रेस्ट यूनिट के साथ ही ऐड कर दी जाती है, R जिसको R बोलते हैं। तो R के साथ G1 G2 ऐड कर दिया जाता है कुल मिला के, और दे आर कॉल्ड द गेन कंट्रोल यूनिट्स। अगर प्लस आए तो इसका मीनिंग यहाँ पर है कि ये एक्सीटेटरी सिग्नल्स हो गए, और माइनस आए तो इनहिबिटेटरी सिग्नल्स हो गए। सो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे रेस्ट आ गया आपका रेस्ट यूनिट का S1 S1 S2 सॉरी S1 SI SN, X1 XI XN, Y1 YI YN। तो ये रेस्ट आ गई। इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक की लेयर आ गई FA लेयर इनपुट फंक्शन आ गया, यहाँ से यहाँ तक की आ गई FB लेयर इंटरफेस फंक्शन।
जो मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन की थी। थर्ड थी आपकी क्लस्टर यूनिट, जो आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे। अब इसी में है ये वाला, जिसके अंदर क्या होता है कि आर जो आपकी रेस्ट यूनिट है वो उससे डेटा जा रहा है F2 लेयर यानी क्लस्टर यूनिट के अंदर, जो आपके जा रहा है G1 के अंदर। ठीक है, G1 से गुजरा है दोबारा किसके अंदर, F1B के अंदर। वहाँ से BIJ के ऊपर जा रहा है, यहाँ से डेटा निकल के TJI की ओर जा रहा है, फिर दोबारा फर्दर आर में जा रहा है। और अगर यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे तो अगेन आर की ओर जाएगा, और यहाँ से अलग अलग, यस F1 है जो नीचे नीचे लेयर है जिस पर प्लस लिखा हुआ है, that would go from this to this, this and this and this. okay, so BIJ आपका क्या है, वेट फ्रॉम F1A to F2B लेयर। ठीक है, यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है तो बॉटम अप वेट बोलेंगे, और ऊपर से नीचे आएगा तो उसको टॉप डाउन वेट बोलेंगे। दैट इज वाई TJI को अपन क्या बोल रहे हैं, टॉप डाउन वेट। तो ये थे हमारे ART। अब इसके अंदर ये एप्लीकेशन की बात कर लूँ तो देखो, टारगेट रिकॉग्नाइजेशन के अंदर यूज किया जा रहा है ART को, मोबाइल कंट्रोल रोबोट के अंदर यूज किया जा रहा है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, एंड मेडिकल डायग्नोसिस में अपन इसको यूज कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है कि ये कोऑर्डिनेट हो जाता है कोई भी टेक्नोलॉजीज के साथ इजीली, यानी आसानी से अटैच कर सकते हो, जिसके कारण ये अपनी स्टेबिलिटी को भी ही बनाए रखता है। साथ के साथ रिकग्नाइजेशन एंड रोबोटिक्स के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज स्टेबिलिटी प्लास्टिसिटी डिलेमा आपका, ये इसके अंदर आता है। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस, और ये था हमारा कंप्लीट ART। इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव न्यूरल मेमोरीज। ओके, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए।